चलिए दोस्तों, आज हम ऐसी कंट्री की बात करेंगे जो उसके पीछे पहले जो है एकदम वीज़ा फ्री हो गई थी। और आपको भी पता है फिर क्या हुआ जब वो वीज़ा फ्री हुई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे सर्बिया की। जो सर्बिया कंट्री है, आपको पता है कि वो इतनी ज़्यादा चर्चा में आई थी पहले, क्योंकि वहाँ पे वीज़ा फ्री हो गया था। हर कोई इंडियन वहाँ पे जा रहा था और वहाँ पे जाने के बाद में अपने बिजनेस भी सेटअप कर रहा था, आगे मूव होने के तरीके भी ढूंढ रहा था। ठीक है, कुछ लोग लीगल वे से, कुछ लोग इलीगल वे से, तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो आज मैं आपको इसके अंदर एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप वर्क परमिट हासिल करके सर्बिया के अंदर जॉब कर सकते हैं और इजीली आगे शेंगन कंट्रीज़ के अंदर मूव होने का अपना सपना साकार कर सकते हैं। आपको दोस्तों सिर्फ कमेंट में नीचे येस लिखना है अगर आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, किसी भाई के बहुत काम आएगी इन्फॉर्मेशन। ध्यान से मेरी वीडियो को पूरी देखना दोस्तों, इसके अंदर बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो पहले दोस्तों हम डिस्कस करते हैं कि सर्बिया के अंदर वर्क वीज़ा किस टाइप के होते हैं। लोग कहते हैं वर्क परमिट, ठीक है। उनको पता ही नहीं होता कि किस तरह के वीज़े हैं, क्या सिस्टम है। बस उनको इतना पता होता है कि एक ही वीज़ा होता है, चल यार सर्बिया पहुंचना है बस किसी भी तरीके से, आगे का आगे देखेंगे। ऐसा नहीं होता दोस्तों। प्रॉपर एक रेजिडेंस वीज़े पे आपको जाना पड़ेगा, जिसको हम वर्क परमिट बोलते हैं। वर्क परमिट के बिहाफ पे आपको वहाँ पे रेजिडेंसी मिल जाती है, ठीक है। तो रेजिडेंस लेने के लिए आपको यहाँ तो बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, यहाँ तो वर्क लेना पड़ेगा। वहाँ पे रहने की वजह आपको ये होती है कि जिस तरह से आप वहाँ पे इमिग्रेंट बन जाओ। तो वर्क वीज़ा की ABCD कैटेगरी होती है। नंबर बाय नंबर डिस्कस करेंगे आराम से, ठीक है, कि कौन सी कैटेगरी कब लगती है। जो टाइप ए वीज़ा होता है दोस्तों, वो होता है आपका एयरपोर्ट ट्रांजिट के लिए। तो इसको आप भूल जाओ, ये सिर्फ ट्रांजिट लोगों के लिए होता है। जैसे कोई बंदे ने आगे, ठीक है, यूरोप आना है, मतलब जैसे मान लो उसकी शेंगन कंट्री के लिए फ़्लाइट है कोई, जैसे कोई भी कंट्री हो सकती है, फ्रांस, इटली वगैरह जो भी शेंगन के अंदर, UK की फ़्लाइट है, कनाडा की फ़्लाइट है, US की फ़्लाइट है, उसके लिए वो ये वीज़ा अप्लाई करते हैं ट्रांजिट लेने के लिए, ठीक है दोस्तों। जो कैटेगरी B का वीज़ा होता है ना, वो भी ट्रांजिट होता है, वो थोड़ा लॉन्ग ट्रांजिट होता है, ठीक है, कि जिसको सर्बिया में घूमना भी है, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना एंजॉयमेंट करनी है, 1-2 दिन रुकना है। तो खैर ये किसी काम के नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, जो C टाइप का वीज़ा होता है ना, वो होता है शॉर्ट स्टे। उसका मतलब होता है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा आपके, अब मैं बताता हूँ टूरिस्ट वीज़ा के अंदर भी आपका मैं काम बताता हूँ क्या आप कर सकते हो, शॉर्ट में बताऊँगा। टूरिस्ट वीज़ा आप लेके अगर आप जा सकते हो तो सर्बिया में आप जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हो। वर्क वीज़े के दौरान आपको जो है बिज़नेस, आपको अगर आपकी जो है लाइसेंस बन गया, वहाँ पे आपकी रजिस्ट्री होगी बिज़नेस की। उसके बाद आपको पुलिस स्टेशन जाना होता है। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में आप वहाँ पे जाके अपनी TRC की एप्लीकेशन फाइल करते हो, इस बिहाफ पे कि मेरा यहाँ पे बिज़नेस है सर्बिया के अंदर, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे फिर आगे आपको TRC मिल जाती है, 1 साल की वो रिन्यू हो जाती है। फिर ऐसे करते करते 5 साल आप लगाएंगे। 5 साल के बाद में नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको सर्बियन लैंग्वेज आ जाती है तो। अब है आपके काम की बात। कैटेगरी D का जो वीज़ा है वो होता है टेम्परेरी रेजिडेंस, ठीक है। वो तब अप्लाई किया जाता है जब आपको वर्क परमिट लेना है, या उधर जब आपने विजिट वीज़े पे पहुंचने के बाद में पुलिस थाने में जाके एप्लीकेशन लॉन्च की कि मेरा बिजनेस यहाँ पे आ गया, तब भी ये अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो अंदर ही कंट्री के स्विच हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। टाइप D जो वीज़ा है वो आपको इंडिया से अप्लाई करना पड़ेगा। वो होता है आपका टेम्परेरी रेजिडेंस का ऑन बेसिस ऑफ जॉब। कि हम यहाँ पे आज टॉपिक हमारा ये है कि हम यहाँ पे वर्क परमिट की बात करेंगे, जॉब रिलेटेड। दोस्तों विजिट वीज़ा पे जनरली आप जो है 90 दिन ही रह सकते हो सर्बिया के अंदर। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आपका बिजनेस स्टार्ट करने का वहाँ पे आइडिया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है 90 दिन का वीज़ा लेकर उसके अंदर वहाँ जाके 90 दिन के अंदर सारी कार्रवाई कर लें, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। फिर आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों सर्बिया के वर्क वीज़ा को लेने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है जानना आप लोगों के लिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि आपको एक सर्बियन एम्प्लॉयर की जरूरत होगी। सर्बियन एम्प्लॉयर जब तक आपका स्पॉन्सर नहीं करेगा ना, तब तक आप ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास में इन्विटेशन ही नहीं है। तो मैं सर्बिया के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है, जॉब्स का एक पोर्टल का लिंक लेके आया हूँ। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में देखो, वहाँ जाके आप सर्बियन जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ठीक है। डेली अप्लाई करो, 100, 200, 500 जॉब्स डेली अप्लाई करो। जॉब वही अप्लाई करो जो आपके CV में डिस्क्रिप्शन से मैच होती है। ऐसी कोई जॉब मत अप्लाई करो। आपने मान लो होटल का भरा हुआ है, ठीक है, होटल वर्कर का आपने एक्सपीरियंस भरा हुआ है, जॉब अप्लाई आप कर रहे हो, ठीक है, बीच अटेंडेंट की, तो आपको कहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो वही अप्लाई करें मेरे भाइयों जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो। ऐसे हर कोई अप्लाई करोगे तो आपको वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा रिस्पॉन्स। आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको ड्यूली फिल करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्टली आपको फिल करना पड़ेगा सर्बियन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, टाइप D वीज़े के लिए, टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए, ठीक है। वर्क परमिट जब आपके पास में आ जाएगा तब। पासपोर्ट चाहिए जिसकी वैलिडिटी आपको पता ही है कि 6 महीने की कम से कम होनी चाहिए। यार इतना ध्यान रख लो, कई भाई जो है अप्लाई कर देते हैं, 3 महीने की वैलिडिटी होती है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। वो बोलते हैं भाई ये तो रिफ्यूज़ हो गया है, तो भाई बोल रहा था 99%, 100% वीज़ा है, ठीक है। यार लगेगा तभी कि डॉक्यूमेंट्स आपके सही होंगे, क्यों नहीं लगेगा वीज़ा। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रूफ चाहिए जो आपको करवाना पड़ेगा, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, ठीक है। 2500-3000 रुपये में इंडिया के आप जो है 30,000 यूरो की कवरेज बाय कर सकते हैं।
वर्क परमिट के ड्यूरेशन के हिसाब से ही बाय करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने का ले लिया और आपका वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 साल का है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो देख के अपना सोच समझ के सब कुछ कीजिएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए होगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की डायमेंशंस आप सर्बियन अथॉरिटी, सर्बियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप चेक कर सकते हैं। वैसे यूजुअली वो सेम ही होती है, ठीक है। आप एक बार चेक फिर भी कर लेना। दोस्तों, आपको सफिशेंट फंड्स चाहिए होंगे सर्बिया में स्टे करने के लिए। कम से कम 1 महीने के लिए आपको मान के चलो, क्योंकि वहाँ की करेंसी डाउन है, ठीक है, इंडिया के हिसाब से, तो आपको फंड शो करने में इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, फंड शो करने का मतलब ये है कि आपको कम से कम इतना पैसा शो करना पड़ेगा, 50-60 हज़ार के इक्विवेलेंट। क्योंकि यार देखो, अब आपको वहाँ जाते ही उनको भी पता है कि वो एम्प्लॉयर आपको एडवांस तो दे नहीं देगा एकदम से। आपकी कोई ऐसे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे, डॉक्यूमेंट बनते ही फिर उसके बाद में आप काम स्टार्ट करते हो ना, उसके अंदर 1-1.5 महीने का टाइम लगता है। तो कम से कम इतने पैसे तो वो देखेंगे, एम्बेसी वाले आपके पास में होने चाहिए कि कम से कम आप अपने आप को सपोर्ट तो कर सको, खाने पीने का निकाल सको खर्चा। ऐसा थोड़ी है कि आप एयरपोर्ट से उतरते ले मैंने भाई, ठीक है, एम्प्लॉयर आपको भाई ये ले पैसे, ठीक है, ऐसा नहीं होता। एम्बेसी में ही वो सब कुछ चेक हो जाता है। यहाँ पे आपको एक होल्ड बुकिंग बनानी पड़ेगी कोई भी एयरलाइन के साथ में, जो होल्ड बुकिंग एक्सेप्ट करती है। जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, यहाँ तो आप फ्लेक्सिबल टिकट बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको रिफंड पॉसिबल होता है पूरे अमाउंट का। वैसे तो वो कर लीजिए, उसके अंदर आपका जो है फ़ायदा रहता है, क्योंकि आपको फ़्लाइट चीपर मिल जाती है। दूसरा, एम्बेसी में जमा कराएंगे, इंप्रेशन अच्छा पड़ता है कि बंदे ने जो है फ़्लाइट पूरी बुक कर रखी है, तैयार है वो, कोई टेंशन नहीं है, तो वीज़ा ही देना है बस, ठीक है। अगर इनकेस नहीं भी होता ना 1%, वैसे लग ही जाता है वीज़ा, इसका 100% ही है एक तरह से मान के चलो। फिर भी कोई डॉक्यूमेंट्स में आपके अगर दिक्कत हो जाती है, कोई वर्क परमिट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, डिले हो जाता है कोई सिस्टम, तो वीज़ा उस केस में थोड़ा सा वो होल्ड या रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि आपका जो फ्लाइट टिकट है वो आपकी वेस्ट नहीं होती है, आपको पैसे पूरे वापस आ जाएंगे अगर आप फ्लेक्सिबल टिकट बुक करेंगे तो। उसके बाद बस आपने पेमेंट करनी है वीज़ा फ़ीस की, ठीक है। पेमेंट करने के बाद में आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड ट्रांसलेशन करवानी पड़ेगी सर्बियन लैंग्वेज के अंदर। वहाँ पे इंग्लिश नहीं चलती। इंग्लिश वैसे सब बोलते हैं हर कंट्री के अंदर, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन सर्बियन लैंग्वेज उनकी लैंग्वेज है, तो आपको वहाँ पे ट्रांसलेशन एक्सेप्टेड एम्बेसी के अंदर वो करवानी पड़ेगी। तो इसका जो वर्क परमिट और रेजिडेंस परमिट का जो प्रोसेस है ना, वो एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपके जो प्रोसेस है ना, ये सारा का सारा एम्प्लॉयर को स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे स्टार्ट करेगा आपके लिए। आपका जो वहाँ पे दोस्तों एम्प्लॉयर होगा ना, वो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस से पहले जो है कंसल्ट करेगा कि इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कोई भी सर्बियन नेशनल अवेलेबल नहीं है, तो क्या मैं फॉरेन नेशनल को हायर कर सकता हूँ। तो ये परमिशन उसे लेनी पड़ती है, तो डोंट वरी, ये ऑलरेडी उन्होंने प्री अप्रूव्ड करवा के रखी होती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि भाई हमें किसी को हायर करना पड़ेगा। सर्बियन नेशनल्स जिनके पास में पासपोर्ट होता है, ठीक है, सर्बिया का, वो ऑलरेडी यार यहाँ पे शेंगन कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री आ सकते हैं, वो क्यों सर्बिया में जाके जॉब करेंगे, ठीक है। होते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को, उनके अच्छे भविष्य के लिए अच्छी अच्छी कंट्रीज़ में पहले ही मूव ऑन करवा देते हैं, तो इसलिए आपका चांस वहाँ पर ज़्यादा बन जाता है। और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि सर्बिया बेकार कंट्री है। जिस लेवल से हम आए हैं, ठीक है, और हम सर्बिया में आएंगे तो हम अपने आप को सोचेंगे कि यार ये मतलब ये लेवल हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो सर्बिया से आगे जाएंगे, ठीक है, उनके लिए वो लेवल बहुत अच्छा है। अब जो यूके से आगे जाएंगे, ठीक है, उनके लिए वो लेवल बहुत अच्छा है। तो आप ये बात को, ठीक है, समझना, इस बात को नेगेटिव वे में मत लेना प्लीज़। तो नेशनल एम्प्लॉयमेंट सर्विस का जो प्रोसेस रहता है वो 1 महीने का रहता है। वो 1 महीने के अंदर पूरा टेस्ट जो है एनालिसिस करके पूरी की पूरी जो एम्प्लॉयर के पास में वापस कंडक्ट करती है, बताती है कि भाई, उनके पास में रीच आउट करने के बाद में बताती है कि भाई ठीक है आप कर सकते हैं, क्योंकि सर्बियन एम्प्लॉय जो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप कर सकते हैं किसी और फॉरेन नेशनल को हायर। अब इसके अंदर एक और चीज़ है, पूरी गेम एम्प्लॉयर के हाथ में होती है। अब जो वहाँ की NES है ना, वो क्या करेगी, वो एम्प्लॉयर को रीच आउट करेगी, ठीक है। लेकिन एम्प्लॉयर ने अगर उसे रिजेक्ट कर दिया कि भाई मान लो आपने तो मेरे को दे दिया ये बंदा, ठीक है, ये सर्बियन नेशनल ऑलरेडी अवेलेबल है जॉब के लिए, लेकिन यार मैं मानता हूँ कि इसकी जो क्वालिफिकेशंस है, ठीक है, अब एम्प्लॉयर को पता है कि मेरे को फॉरेन नेशनल हायर करना है क्योंकि मैं वर्क परमिट उसको दे रहा हूँ, ठीक है, वो कुछ भी अंदर की सेटिंग हो सकती है। लेकिन अगर मान के चलो वो रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, तो इसमें NES कुछ भी नहीं कर सकती। वो सीधा उसको परमिशन देनी पड़ेगी कि आप डायरेक्टली फॉरेन नेशनल को हायर कर सकते हैं, नो इशू। एक बारी उनका अप्रूवल मिल गया, ठीक है, तो उसके बाद में एम्प्लॉयर जो है डायरेक्टली वर्क परमिट अप्लाई करता है वहीं पे सर्बिया में आप लोगों के लिए, ठीक है, जो इंडिया में बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके लिए। और उनको वर्क परमिट के डॉक्यूमेंट सारे के सारे अटेस्ट करवा के, पोस्टल करवा के, कोरियर से भेज देगा जहाँ पे भी वो जो सी कंट्री में रह रहे हैं। जनरली दोस्तों वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम जो है ना 2 से 3 हफ्ते होता है। इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं और एम्प्लॉयर आपको भेज देगा। दोस्तों आपके एम्प्लॉयर को वहाँ पर सर्बियन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स में सारी आपकी एप्लीकेशन लॉन्च करनी पड़ेगी फॉर टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट। उसके अंदर वो आपका जो है करंट रेजिडेंस, जो आपसे जो सारे प्रूफ ले लेगा, आपका जो रेजिडेंस प्रूफ वो मांगते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे और वो सारे के सारे आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर सर्बिया में वो जमा करवा देंगे ताकि वहाँ से अप्रूवल ली जाए
और आपके बिहाफ पे एप्लीकेशन लॉन्च हो और उसके बाद आपका वर्क परमिट पूरा तैयार हो सके। सबसे बढ़िया बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, इसके अंदर जो है ना आपको किसी भी तरह का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर सारा प्रोसेस आपका एम्प्लॉयर करके देगा, आपको कोई एम्बेसी में जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका जो प्रोसेस सारा ऑनलाइन रहता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है आपकी। तभी मैंने इसके अंदर बोला कि 100% वीज़ा, क्योंकि इसके अंदर रिफ्यूज़ होने के चांसेस ना के बराबर हैं। सारा प्रोसेस जब आपके एम्प्लॉयर ने करना है तो आपने तो कुछ करना ही नहीं ना, तो सारा उसकी हेडेक है, वो आपको करके देगा। आपने तो सीधा फ्लाई करना है सिर्फ। मतलब ये लगा लो 1 महीने के अंदर अंदर आप सर्बिया में अप्रॉक्सीमेटली फ्लाई कर जाते हो वर्क परमिट के ऊपर। मैंने देखा है मेरे बहुत सारे भाई जो हैं वहाँ पर, कोई डिलीवरी की जॉब कर रहा है, कोई वहाँ पर कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, कोई खेती में काम कर रहा है, कोई होटल में लगा हुआ है, मतलब फलानी बहुत अलग अलग तरह की जॉब्स हैं। सर्बिया कोई बेकार कंट्री नहीं है। अगर आप सोचोगे तो सर्बिया एक ऐसा ऑप्शन है आपके लिए जो आपको आगे एंटाइटल करता है कि आप किसी अच्छी कंट्री में बाद में मूव हो सको, प्रॉबेबली शेंगन कंट्री में, क्योंकि सर्बिया का जो बॉर्डर आपको पता ही है, ठीक है, हंगरी के साथ में जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट कंट्री शेंगन कंट्री ही है, तो आप क्लोजेस्ट पहुंच जाएंगे शेंगन कंट्री के। तो आप वहाँ से जब अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा मिलने के चांस बहुत आसान होंगे। 6 महीने कम से कम मेरे भाइयों काम करना उस कंट्री के अंदर और उसके बाद में अप्लाई करना, आपका वीज़ा पक्का लगेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि मैं आपकी किस तरह से हेल्प कर सकता हूँ इसके अंदर। अगर भाइयों आपको एम्प्लॉयर नहीं मिल रहा, अगर आपको वर्क परमिट में अगर आपको कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, आप चाहते हैं कि वर्क परमिट मैं आपके बेस पे अप्लाई करके दूं, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो मेरे को रिक्वायरमेंट जाननी होगी। आपका CV चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट स्कैन चाहिए होगा, इसके अलावा आपका जो है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट देखना है। अगर अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, तो भी मुझे आपकी डिटेल्स चाहिए होंगी ताकि मैं आगे एप्लीकेशन शेयर कर सकूँ अपने क्लाइंट के साथ में, ठीक है। वो चेक करेंगे पूरा, उसके बाद में वो हो सकता है आपका इंटरव्यू भी लें, ठीक है, आपको जानने के लिए, जस्ट एक फॉर्मेलिटी। इंस्टाग्राम पे दोस्तों मेरी आईडी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, मैं नीचे भी टाइप कर देता हूँ, ठीक है, मुझे फॉलो कर लो, ठीक है। लेकिन मेरा भाई मुझे वही मैसेज करे प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है आपसे हाथ जोड़ के भाइयों, जो इंटरेस्टेड हो, ठीक है यार। फालतू के मैसेज जैसे हाय हेलो वगैरह होता है ना भाइयों, इतना टाइम नहीं होता है यार, समझा करो। मैं भी आप लोगों की तरह यार काम करता हूँ, जॉब करता हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे भी अपना जो है घर में सारा काम करना पड़ता है, ठीक है, मेरे लिए कोई करता नहीं है, तो इसलिए मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपकी एक एक जो आप हाय हेलो भेजोगे मैं उसमें चेक करूँ कि हाँ भाई ठीक है, फिर मतलब बंदा जो है ना फिर उसके बाद आगे काम की बात नहीं करेगा, फिर आगे जो हाय हेलो लिखता रहेगा बस, ठीक है। बेटर होगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं डायरेक्टली मेरे को जो है ना पासपोर्ट का अपना स्कैन भेजिए इंस्टाग्राम के ऊपर। पहले तो आप मुझे पूछ लीजिए, ठीक है भाई कहाँ भेजूँ, ठीक है, तो मैं आपको पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगा, सही है। वही मेरा भाई मुझे कॉन्टैक्ट करे, नहीं तो यार अदरवाइज़ आपका भी टाइम ख़राब है, मेरा टाइम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उससे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना, एक लाइक तो जरूर करना यार, ठीक है। लाइक करोगे तो पता लगता है कि कितनी पसंद आ रही है वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब भी जरूर करना है क्योंकि सब्सक्राइब से मेरे को पता लगता है कितनी आपको पसंद आ रही है वीडियो। शेयर कर दो, ये ऑप्शनल है, किसी भाई के काम आ जाएगी तो उसका ही फायदा होगा, ठीक है। तो मिलता हूँ तब तक मैं आपसे अगली वीडियो के अंदर फैंटास्टिक कोई बढ़िया आपके लिए चीज़ लेके आएंगे ताकि आपका भी सपना आगे अच्छी कंट्री में मूव होने का पूरा हो सके, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, बहुत सारा ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, लव यू।